2016 में 19 से पहले 2016 में भी आपने सीएए को लाया था ये कहते हुए कि हम इसको करा के लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से राज्यसभा में वो बिल फेल हो गया, इसलिए कि उस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत शोर हुआ था। हमारे साथ है पूर्व सांसद और टीएमसी के वर्किंग कमेटी के सदस्य माजिद मेमन सिद्धूनी से बात करते। सर, सीए को लेकर लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है उस पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि गलत मंशा से सरकार ने इस सीए को लाया है, लेकिन आज अमित शाह ने कहा है कि आपकी नेता ममता दीदी इस मामले पर झूठ बोल रही है। सरकार ने पहले ही बीजेपी ने पहले ही वादा किया था कि इसे चुनाव के पहले लागू किया जाएगा और उन्होंने वही किया। देखिए, अमित शाह जी से मेरे 2-3 सवाल हैं जिनका वो मैं भारतीय नागरिक की हैसियत से उनसे पूछ रहा हूँ। पॉलिटिकल अपोजिशन का मेंबर होने के कारण नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक नागरिक के कारण पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले अमित शाह जी इस बात का आप जवाब दें कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं 2024 की, नामों की घोषणाएं हो रही हैं, प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर आप ये सीएए का क्यों जागे? पिछले 5 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? 2019 के दिसंबर में सीएए का ये कानून पास किया गया। आपने उस वक्त वादा किया था जब आप जस्ट चुन के आए थे 2019 में, उसी साल, कि हम इसको लागू करेंगे। आप 4 साल तक कहाँ सोए रहे? क्यों नहीं किया कुछ आपने उसका? इसका काउंटर उन्होंने दिया है कि कोविड और अन्य राजनीतिक हालात की वजह से देरी हुई, लेकिन जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि इसे चुनाव के पहले लागू करेंगे, तो उसी तरह से इसे लागू किया। नहीं, इसका जवाब ये है कि 2016 में 19 से पहले 2016 में भी आपने सीएए को लाया था ये कहते हुए कि हम इसको करा के लेंगे, लेकिन बदकिस्मती से राज्यसभा में वो बिल फेल हो गया, इसलिए कि उस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत शोर हुआ था, बहुत विरोध हुआ था। लेकिन उसके बाद भी 2019 में आपने इस बिल को पास करा के लिया। और अभी मैंने अमित शाह जी को सुना ये कहते हुए टेलीविज़न पर कि देखिए ये बिल कानून से पास हुआ है और सदन में ये पास हुआ है। तो इस संदर्भ में मैं अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2021-22 में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामन्ना का बयान है कि पिछले 3 वर्षों में 19, 20, 21 में जिस तरह से संसद में कानून पास किए गए हैं वो चिंता का कारण है, इसलिए कि सिर्फ संख्या के आधार पर हाथ उठाने से बिल पास हो जाते हैं, उस पर व्यवस्थित चर्चा नहीं होती, उसे कमिटीज़ में भेजा नहीं जाता, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय पर बोझ बढ़ रहा है कि कानूनों को लगातार चुनौतियां दी जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपना संवैधानिक कार्य जो है वो बाकी रह जाता है। ये मुख्य न्यायाधीश का बयान है, हमारा बयान नहीं है, विरोधी पक्ष का कहना नहीं है। तो अमित शाह जी को मालूम होना चाहिए कि सीएए को भी जिस तरह से 370 एब्रोगेशन या और कई सारे कानून, उसको जिस तरह से संख्या के आधार पर बिना कमिटीज़ में भेजे, बिना उस पर पूर्ण तरीके से चर्चा किए पास करवाया गया था। तो इसको पास करने का आप अपने ऊपर ये न लें कि श्रेय न लें, बल्कि ये कानून तो धकेल के पास हो गया है। बहरहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या संविधान में अब ये बार बार अमित शाह जी या मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का, किसी एक मुसलमान का भारत का नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सही है कि भारत में रहने वाले नागरिक मुसलमान जो हैं उन पर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देश पर क्या असर पड़ेगा इसको हम देखना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों की दृष्टि से नहीं, पूरे देश के 142 करोड़ नागरिकों की दृष्टि से। अब मैं जो सवाल सामने रख रहा हूँ उसका जवाब दें अमित शाह जी। 142 करोड़ के लगभग हमारे देश की आबादी में हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ ए सीरियस कंसर्न, और हम नहीं, देश में ना तो विरोधी पक्ष ना सत्ताधारी पक्ष ये चाहता है कि वो संजय गांधी वाला ज़बरदस्ती नसबंदी वगैरह वो नहीं, कोई नहीं मानेगा वो। तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन पहले ही है, अब उसमें हम लाखों लोगों को और शामिल करने जा रहे हैं जो इस सीएए के प्रभाव से। हमारे देश के 142 करोड़ लोगों में जो आज देशवासी हैं, नागरिक हैं, उनमें 50, 60, 80 करोड़ लोग के घर पर, छत पर, सर पर छत नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है,
महंगाई की जब जूझ रहे हैं वो, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, और आप और लोगों को ला रहे हैं, उन्हें रखेंगे का। यहाँ तक कि भारत के कैद खानों में भी जगह नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस इन दी प्रिजन्स ऑफ द कंट्री, वेयर आर यू गोइंग टू एकोमोडेट देम। तो ये इतना बड़ा सवाल, क्या हमारे पास ये सब सही सहूलतें हैं कि हम आने वाले लोगों के साथ भी बांटें। इसका एक काउंटर ये दिया जा रहा है, अमित शाह ने भी कहा है कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, ये तो विभाजन होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, माँ बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है। जब विभाजन हुआ तब उनसे वादा किया गया था कि हम आपको शरण देंगे सही वक्त आने पर, लेकिन कांग्रेस ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अधूरे वादे को आज पूरा कर रहे हैं और उन्हें इंसाफ दे रहे हैं, उनके न्याय और हक को दिया जा रहा है। देखिए, ये अमित शाह जी ध्यान में लें कि जो विभाजन हुआ था उसको लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गए, 3-4 जनरेशन गुजर चुकी। अब 4 जनरेशन के बाद अपने आप को लोगों ने किसी तरह से भी सेटल कर लिया। पाकिस्तान के लोग यहाँ भी रह गए हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रह गए हैं जो आना चाहते थे। अब उसमें आप मुसलमानों को छोड़कर ले रहे हो। कई ऐसे मुसलमान हिंदुस्तान में हैं जिनकी 3 पुरखों से पहले के लोग आज भी वहाँ ज़िंदा है, और यहाँ भी आज लोग ज़िंदा हैं। वो मुसलमान भी अगर आना चाहे तो उसे क्यों रोक रहे हैं आप? कि सब सारे के सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं? क्या सारे के सारे मुसलमान मुल्क विरोधी काम करते हैं? आप मुसलमानों को एक्सक्लूड करके जो कानून बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 डिफरेंट आर्टिकल्स को मात देता है। तो उस पर आपका जवाब क्या है? कि मुसलमानों को देखिए, किसी भी किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने से पहले उसका इंडिविजुअल केस स्क्रीनिंग किया जाएगा। क्या एक हिंदू टेररिस्ट को आप ले लेंगे और एक मुसलमान प्रीस्ट को नहीं लेंगे? ये कैसा कानून है आपका? आपको अगर किसी भी ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से आप नेक काम अगर करने की बात कर रहे हो तो वो सबके लिए करें, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती। आप हिंदू टेररिस्ट का जिक्र कर रहे हैं। नियम के तहत ही जो भी नागरिकता लेना चाहता है, जो अल्पसंख्यक समाज से आता है इन 3 देशों से, उन्हें नियमों के तहत ही किया जाता है। आप फिर एक बार हिंदू टेररिस्ट जब कहते हैं तो इस पर आक्षेप लिया जा सकता है कि फिर एक बार इस नैरेटिव को, हिंदू आतंकवाद, उसे बढ़ाने की कोशिश जो है हो रही है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदू टेररिस्ट को ले रहे हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ हमको। मैंने मिसाल ये दी कि बिटवीन ए मुस्लिम पायस लीडर, मुस्लिम honest man and a Hindu dishonest man, you would prefer a Hindu dishonest man. This is what I mean to say generally. मैंने किसी हिंदू आतंकवाद की बात इस तरह से नहीं की। मैंने ये कहा कि एक मिसाल के तौर पर एक हिंदू एक मुसलमान है, या एक सिख और एक मुसलमान, और एक पारसी और एक मुसलमान। तो मुसलमानों को तो दरवाज़ा बंद ही कर दिया आपने पूरा। आप ये कह सकते थे कि मुसलमानों के केसेस की, क्योंकि देखिए बांग्लादेश हो या अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, बदनाम है ये मुल्क, वहाँ लोग खुश नहीं हैं, वहाँ से लोग आना चाहते हैं। तो जो आना चाहते हैं उनमें मुसलमान भी तो आना चाहते होंगे। तो आपने मुसलमानों के बारे में अगर एक अलग स्टैंडर्ड भी बनाया होता कि मुसलमानों की डबल स्क्रीनिंग की जाएगी, या मुसलमानों के बारे में केस को बाकायदा स्टडी करके उनको अलाउ किया जाएगा, तब भी समझा जा सकता था। लेकिन आपने तो दरवाजे बंद कर दिए कानून में ही कि कोई मुसलमान नहीं आ सकता। आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि देश की आबादी में जो आज 80% हिंदू और 20% मुसलमान हैं, तो 80% से 90% हो जाए वो, ताकि आइंदा आपको इसका चुनावी लाभ मिले। ये तो उचित नहीं होगा। भारत एक सेक्युलर मुल्क है और भारत के संविधान के ज़रिए सभी को बराबर का इख्तियार। आपने चुनावी लाभ का जिक्र किया और बीजेपी पर भी लगातार तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे। आज अमित शाह ने कहा है कि सीएए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये वहां पर जो प्रताड़ित लोग हैं उन्हें इंसाफ दिलाना का मकसद है, उन्हें न्याय देने का मकसद है। नहीं, ये बात कि राजनीतिक मुद्दा नहीं तो साफ नजर आ रहा है ना कि राजनीतिक मुद्दा अगर नहीं होता तो लोकसभा के चुनाव पे क्यों कर रहे हो आप घोषित? ये आपने अब 4 साल क्या किया? कोविड तो ठीक है, 1 बरस था, कोविड ख़त्म हो गया। कोविड के बाद 1000 काम हुए हमारे। हमने सीएए पर ट्रैप क्यों नहीं किया? हमने कश्मीर का 370 एब्रोगेट कर दिया, सीएए क्यों नहीं किया? इसका जवाब है अमित शाह के पास। आप चुनाव सामने आ गया तो अब धड़ से कि देखिए हम अपना ये वादा पूरा कर रहे हैं, हम सीए के, ये तो लोगों को लॉलीपॉप देने वाली बात है।
इसके साथ ही में ये भी कहा है कि जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें जो है परेशानी होगी, उनके साथ गलत रवैया किया जाएगा, इसको लेकर भी उन्होंने सफाई दी कि किसी भी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है, इस कानून से नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी। ये तो मैंने पहले ही कहा ना, हमने ये आरोप भी तो उन पर नहीं लगाया ना, जो उचित नहीं है वो आरोप गलत लगाना नहीं चाहिए। मैं एक नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ कि हमने ये आरोप नहीं लगाया कि मुसलमानों के अधिकार चले जाएंगे या मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। हम जानते हैं, उतना तो कानून हम भी समझते हैं कि आपके इस कानून के तहत आपने मुसलमानों की नागरिकता को छूने की बात नहीं की है, मगर उससे मसला हल नहीं होता। मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे के सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों के अधिकारों में से बटेगा ना। रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास अनाज है, जो हमारे पास मकान है, जो हमारे पास कपड़े हैं, या जो हमारे पास ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन्हीं में से तो बटेगी। जो नए लोग आएंगे तो उनको देने की हैसियत है आपकी, जबकि अभी आपने अधनंगे बेछत के बेरोजगार भारतीय नागरिकों को नहीं संभाल पा रहे हैं आप, तो आप ऊपर सर पे अपना बोझ क्यों लेना चाहते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारणों से? उनका कहना है कि इस कानून को लागू किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और मोदी जी जो गारंटी देती है वो भी पूरा होता है। देखिए, मोदी जी की गारंटी के बारे में कुछ न कहना बेहतर है। मोदी जी की पहली गारंटी थी 2 करोड़ मुलाजमत हर साल दी जाएगी। मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में दिए जाएंगे। मोदी जी की गारंटी थी हर नागरिक के सर पर छत होगा। कहाँ है वो सारी गारंटियाँ? और क्यों बकवास करना फिर कि मोदी जी की गारंटी? सुबह शाम आप टेलीविज़न खोलिए तो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। ये सब चुनाव आ रहा है तो ये वोट खींचने के लिए साजिशें हैं, ये जुमले हैं, इनका कोई अर्थ नहीं। आखिरी सवाल मेरा, इंडिया गठबंधन का रुख क्या होगा? चूंकि अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है, कुछ राज्य विरोध भी कर रहे, जो कह रहे कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन किस तरह से इस लोकसभा चुनाव में इस पूरे मुद्दे को उठाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी उत्सुकता के साथ प्रचार करती है कि वो टूट गया है या उसमें मतभेद आ गए हैं या वो लोग बिफर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अंडरस्टैंडिंग इंडिया के विभिन्न भागों में नहीं हो पाई है। ठीक है, अगर कुछ राज्यों में नहीं हो पाई है तो बाकी सारे राज्यों में तो चल रहा है। और आज हम परिस्थिति ऐसी है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं भी हुआ तो भी कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के विरोध में नहीं खड़े हैं। ये बात बहुत विचार करने की। किसी भी राज्य में, चाहे तमिलनाडु कहिए, चाहे पंजाब कहिए, चाहे बंगाल कहिए, जहाँ जहाँ पर अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो वो गठबंधन का न होना उस राज्य तक ही सीमित है, देश भर के लिए नहीं। ये बात समझने की, जो मैं बहुत दोबारा दोहराऊंगा कि जिस राज्य में गठबंधन नहीं हो पाया तो गठबंधन का न होना सिर्फ उसी राज्य तक सीमित है, पूरे देश में नहीं होता। तो जहाँ जहाँ होगा ठीक है, जहाँ नहीं हो पाएगा तब भी लड़ेंगे। मगर मुझे विश्वास है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में और दूसरी बड़ी पार्टियों के साथ हमारी टीएमसी का भी बहुत बड़ा योगदान है और हमें विश्वास है कि अब की बार वेस्ट बंगाल में भी हमारी संख्या बढ़ेगी। हम अभी 5, 7, 8 सांसद और बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। हमसे बात करने के लिए तो ये थे टीएमसी नेता। इनका साफ तौर पर कहना है कि सीए पर सरकार की मंशा सही नहीं है और इस कानून को इस समय लाने के पीछे सियासी मकसद उनका है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।